तो एक रेसिस्टेंस है 6 ओम का और एक रेसिस्टेंस है 4 ओम का। 6 ओम 4 ओम, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है 20 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक बैटरी लगा रखी है 20 वोल्ट की। हाँ कोई बात नहीं, हम सेल ही लगा देते हैं जनरली बैटरी के लिए। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस। करंट निकालना है इस सर्किट में और वो बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस। अब इसमें जो है ना, जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है वो एक लाइन आपको लिखवाऊंगा, वो नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखा हुआ है, ये स्टार बना जो ये ऊपर देख रहे हैं ना सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, तो इसमें लेफ्ट साइड में देखो स्टार बनाकर लिखा हुआ है इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज। फिर नीचे लिखा है इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम एंड करंट वेरीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। सीरीज में इन सीरीज current remains same but potential difference, शॉर्ट में PD लिख देते हैं उसको, but potential difference varies। ये तो सीरीज में है, बात करेंगे पैरेलल की। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज रिमेन्स सेम बट करंट वेरीज। करंट वेरी करता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है पैरेलल में, ऐसा होता है। तो हम वो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट में करंट कितना होगा आपको ये बताना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो अब देखिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, टोटल रेजिस्टेंस बोलो या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट या टोटल एक ही बात है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, अगर इस सर्किट के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो भाई केवल यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं और वो भी एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, यानी कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो उनका आप टोटल कर दीजिए, सीधे ऐड कर दीजिए। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2 मतलब 6 प्लस 4 मतलब 10 ओम। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बाई ओम्स लॉ बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब ये V क्या है, पूरे सर्किट का वोल्टेज 20 वोल्ट। ठीक है, ये R क्या है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम। तो ये जो I है ये पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I क्या आ जाएगा, V अपॉन R। V कितना दे रखा है 20 वोल्ट, R कितना निकाला 10 ओम, 10 टू 20 यानी कि 2 एम्पियर। ये तो आपका करंट आ गया। Therefore, current through the circuit I is equal to 2 एम्पियर। तो ये जो पूरा सर्किट है इसमें जो करंट है, करंट तो आ गया आपका 2 एम्पियर। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में ना ये पूछा है आपसे, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताइए। ऐसा इन्होंने पूछा क्यों,
ये भी तो कह सकते थे भाई पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वो उन्होंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि दे रखा है 20 वोल्ट है, और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंसेज हैं ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है, मतलब इसमें भी करंट आ ही जाएगा इस वाले रेसिस्टेंस में, और इस वाले रेसिस्टेंस में भी करंट आ ही जाएगा, लेकिन दोनों में वोल्टेज वेरी करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी सीरीज़ में। तो इसका जो वोल्टेज है वो V1 हो गया और इसका वोल्टेज हो गया V2। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने कहा है कि आप 6 ओम रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ हम ये करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप, सुनो कुशाल ये फैन ऑन कर लो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तबियत ठीक है ना सबको? वोल्टेज ड्रॉप across voltage drop across 6 ohm resistance, across 6 ohm resistance। फॉर्चून में ऑर्डर तो फॉर्चून कोई चोरी हो रही है? हाँ कल पूरा नारे वारे लग रहे थे। नहीं मुझे नहीं पता, मैं जब सुबह उठा ना तो मैंने देखा पेपर पर बहुत बड़ी फोटो और भीड़ एकदम इतनी दिखाई, और फिर देखा मैंने कहा राजनगर एक्सटेंशन, मैंने कहा ये तो अपने ही घर की कहानी है, चलो देखें हुआ क्या। तब देखा अरे रात को 10 बजे मतलब ज़्यादा चोरी हुई एक फ्लैट में या कई फ्लैट में? एक फ्लैट। क्या 15 लाख 15 लाख फ्लैट में रखे हुए हैं। उसकी इच्छा उसका वो किसी को पता होगा, किसी को पता होगा, जनरली ऐसे ही होता है कि जब किसी को पता चल जाता है ना कि हाँ इस घर में पैसा है या कुछ है गहने दिन में हुई है चोरी। दिन में। गाड़ी का जब अरे ये गाड़ी पे गाँव गए। अच्छा हाँ पेपर में ये मैंने पढ़ा था, बुलंदशहर ये लिखा हुआ था। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, आप ये देखिएगा कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है V1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, और इसमें करंट I ही होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो V1 इज इक्वल टू I1 R1 लिखने की बजाय V1 इज इक्वल टू IR1 लिख दिया। ठीक है, अब I कितना है 2 एम्पियर और R1 कितना है 6, 2 6 वोल्ट। ठीक है, अब एक काम करिए, वैसे ही पूछा तो नहीं है, इसमें भी निकाल लो वोल्टेज ड्रॉप। 8 हो जाएगा, 8 में तो माइनस कर V2 इज इक्वल टू IR2, I कितना है 2 4 8 वोल्ट। हाँ अब क्या हुआ कि ये 12 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, तो यहाँ से ना एक चीज़ हमें और वेरीफाई हो गई कि वोल्टेज कहीं लीक नहीं हो रहा है, वोल्टेज सारा का सारा सर्किट के अंदर ही है। तो 20 वोल्ट इधर था तो उसने 12 वोल्ट इसको दे दिया, 8 वोल्ट इसको दे दिया, दोनों का सम 20 के बराबर। आगे कुछ मतलब जो भी हमको रेसिस्टेंसेस दे रखे होंगे उन रेसिस्टेंसेस में अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें और उनको ऐड कर दें तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, जो सर्किट की टोटल वोल्टेज होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, सौमिल लावण्या क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है इसके बाद देखिएगा, अब आप आ जाइए पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है वो देखिएगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक, तो जैसा कि आपने बीच बीच में एक दो बार मेरे को टोका भी है कि भाई ये जो है ये बैटरी नहीं होती, ये एक सेल होता है। ठीक है, वो आप सही कह रहे हो, ये सेल ही होता है। हम क्या करते हैं कि जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई इतने सेल की बैटरी है या 10 सेल की बैटरी है या 5 सेल की बैटरी है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंशन कर रखा है तो बस एक सेल बना देता है। ठीक है ना, तो अब इन्होंने इस क्वेश्चन में स्पेशली बताया है। अच्छा सेल अगर मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि अब हमारे पास 3 सेल की बैटरी है, तो 3 सेल कैसे बनाओगे? 1 2 और 3 जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ते नहीं है शायद, जोड़ते नहीं है सर। जोड़ते नहीं है शायद। नहीं बीच में नहीं जोड़ेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप रखते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव में जो आपने जोड़ रखा है उसी अरे जोड़ते हैं 100% जोड़ते हैं। वो तो हमारे तो नहीं कटे थे। ना वो पक्का जोड़ते हैं। गलत पड़ा है। गलत क्यों पढ़ा था? अच्छा स्कूल में गलत, हाँ तो उनको गलत ध्यान होगा, कोई जोड़ते हैं पक्का। वो कविता नहीं जानते। चलिए हमारी बात कॉल कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं। मैं भी जोड़ना से काट ले। बाकी देर दी जाता है माशाल्लाह। नहीं इसकी एक कहानी है छोटी सी, सुनो बताता हूँ। विशाल ऐसा होता है कि एकदम से ना दिमाग में ये आता है कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपोजिटली चार्ज होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को।
तो हमने यहाँ पर गैप क्यों छोड़ रखा है? यहाँ पर गैप इस वजह से छोड़ रखा है क्योंकि शायद पहले बताया नहीं, तुम्हारे दूसरे बैच में बताया था कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से करंट निकलेगा और नेगेटिव तक जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव तक जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम इन दोनों को जोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ने से ऐसा नहीं है कि कोई ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिएगा कि अगर मैंने इसको जोड़ दिया ना तो जितना भी फ्लो होगा है ना करंट का वो यहीं से यहीं हो जाएगा। भाई वो तो शॉर्टकट मिल गया ना उसको तो नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, वो कहेगा भाई मेरे को करंट फ्लो करवाना था, ले भाई तू करंट हो गया, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने जानबूझकर उनके बीच में गैप छोड़ रखा है, गैप छोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई पॉजिटिव से करंट निकलेगा, वो कहेगा भाई मुझे तो नेगेटिव की तलाश है, मुझे नेगेटिव के पास जाना है। अब नेगेटिव के पास जाएगा तो जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ से जाएगा। तो इसलिए हमने रास्ता ऐसा छोड़ दिया इतना लंबा कि इधर एक लगा दिया बल्ब, बल्ब कहेगा भाई मुझे थोड़ा सा वो चाहिए करंट, ले भाई तू भी ले। और इधर फैन लगा हुआ है, फैन कहेगा मुझे करंट चाहिए, है ना। वो इन दोनों को टोल टैक्स देता हुआ और फिर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा। तो इसलिए क्या करा जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में गैप रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो क्या करेंगे, एक वायर ऐसे बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक सेल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा सेल, ये हो गया। ऑफ 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया, ठीक। A 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key or connected in series, ठीक है। प्लग की का मतलब क्या, स्विच, ठीक। तो क्या हुआ कि एक 5 ओम का रेसिस्टेंस है, R1 बोल दूँ, 5 ओम, एक 8 ओम का रेसिस्टेंस है, R2 बोल दो, और एक 12 ओम का रेसिस्टेंस है, इसको R3 बोल दो, एंड अब प्लग की। तो प्लग की के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि छोटा ब्रैकेट लगाकर एक डॉट लगा दो बीच में, बस। स्विच का ये भी एक सिंबल होता है। तो ये हो गया आपका स्विच बोल दीजिए या की बोल दीजिए, की ही तो होती है ना, जो मतलब किसी भी चीज़ को ओपन करती है या क्लोज करती है। तो स्विच वही है जो सर्किट को ओपन कर देगा या क्लोज कर देगा, मतलब लाइट चालू हो जाएगी या लाइट बंद हो जाएगी। हाँ, मेरी मैडम 0.5 निकाल लेंगी इसमें। नहीं निकालेंगे, दे रखा है इसमें प्लग की, बोला है। सर इसमें दे रखा है ना, मैडम पे थोड़ी दे रखा अरे छोड़ो ना तो इस बात को, है। छोड़ नहीं सकते फिर उससे वो कुछ ना। टीचर बहुत क्रेडिट है। कुछ और भी है, उसके पीछे की कहानी कुछ और भी होगी, तुम लोगों ने परेशान भी कर रखा होगा। ये भी है। 6 महीने का हमारा कौन चलेगा, उनका क्या चलेगा। बस तरस लो हमारी। अब मैं से क्लास ही तो नहीं की। चलिए अब ये बताइए, डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बी पार्ट में वो बोल रहे हैं, redraw the above circuit putting an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What will be the readings in the ammeter and the voltmeter? तो एक बार फिर से ये डायग्राम बनाना है, redraw the above circuit diagram बोला है मैंने, और उन्होंने कहा है कि आपको जो एमीटर एक लगाना है। एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना। तो आपको एक एमीटर लगाना है। एमीटर का क्या काम होगा कि वो तीनों, बताइए को 6 वोल्ट का नहीं वो तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे ना, वो तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। हम ये कहेंगे भी कैलकुलेट ना करना पड़े, यही लगा दो एमीटर। मुझे फार्मूला वगैरह लगाना नहीं आता, मैं नहीं जानता हूँ उसका कितना। एमीटर लगाओ, मैं तो उस मीटर में देख कर सर बताऊँ। बैटरी देख के लग रहा है कितने वोल्ट की है उसमें, करंट तो बैटरी सही जा रहा है। अरे तो फिर भी कैलकुलेट तो करोगे, कैलकुलेट तो करोगे भी। बताओ आपके पास बैटरी है, आपके पास पंखा है, ठीक है, आप पंखा चला रहे हो, आप कहोगे भाई ये करंट कितना दे रहा है, तो या तो आपको ओम्स लॉ आता हो, ओम्स लॉ हमें नहीं आता, तो एमीटर से बताएंगे कुछ, ठीक। तो एमीटर कैसे लगाया जाएगा, एमीटर के लिए देखिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि redraw the above circuit putting an ammeter to measure the current through the resistors। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि करंट थ्रू द रेसिस्टर्स, मतलब तीनों रेसिस्टेंसेस में कितना करंट जा रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है, तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सीरीज में कहीं पर भी एमीटर को लगा दो, सीरीज में करंट रिमेन सेम, इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, कहीं पर भी लगा दो सीरीज में, इसी के इन्हीं के आगे पीछे कहीं भी लगा दो, एमीटर आपको सेम रीडिंग देगा, क्योंकि करंट तो सीरीज में सेम रहता है।
ठीक है। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरी मर्जी है, मैंने यहाँ पर 5 ओम लिया, मैंने यहाँ लगा दिया एमीटर। एमीटर के लिए सिंपल क्या होता है, एक सर्कल बनाकर छोटा सा बीच में ए लिख दो, ये एमीटर है, ठीक। एक और रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, और इधर प्लग की प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा यार वो अभी बता रहा हूँ, एक, दो, तीन, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा जी, ये हो गया हमारा R1, 5 ओम, R2, 8 ओम, और ये जो R3 है ना, ये 12 ओम है। वो कह रहे हैं इस 12 ओम के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल में लिखवाया था ना, ये पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 12 ओम ये है तो इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर है। फिर जितनी इसकी वोल्टेज होगी वही देगा यहाँ पर, समझ गए? क्लियर है? ये तो दूसरा सर्किट डायग्राम हो गया। अगर जैसे एमीटर को भी कर दे तो वो उसका इतना करंट अब्जॉर्ब कर रहा है वो निकल जाए। एमीटर जो है ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या है कि अगर मान लो मैं एमीटर को यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ पैरेलल में, या तीनों के भी पैरेलल में कर दें तो भी गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है कि अब ये पैरेलल कनेक्शन हो गया है। पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर तो करंट आ ही जा रहा है, लेकिन यहाँ करंट फिर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ दूसरा जाएगा करंट, क्योंकि पैरेलल में करंट चेंज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है पैरेलल में करंट, ठीक है। वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज तो सेम आएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन सेम तो अमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम तो वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ गए? बिल्कुल आसानी से याद रहेगा कि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहती है तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करना है, और करंट जो है वो सीरीज में सेम रहती है तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है। ये काम करना होगा, ये हटाइए। अब इसके बाद देखो, अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो हमारे पास बैटरी बनी थी टोटल 6 वोल्ट की, 2-2 वोल्ट के 3 सेल थे, तो उनकी हेल्प से जो बैटरी बन गई वो 6 वोल्ट की बन गई। 1 मिनट रुको जरा। हाँ बिल्कुल, हमेशा पैरेलल में यूज़ होगा। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। भाई एमीटर की रीडिंग क्या है, क्या होगी एमीटर की रीडिंग? पूरे सर्किट में इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, सब में आई, सब पैरेलल जो सीरीज में कनेक्टेड है उनमें हमारा करंट जो है वो चेंज नहीं होने वाला। तो मैं ये कहूँगा भाई यहाँ पर भी करंट आई, यहाँ पर भी करंट आई, और इसमें भी करंट आई, सब में करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, हो सकता है आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो क्वेश्चन कि एमीटर लगाया है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो सही क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। लेकिन हम जो 10th लेवल पर हैं, हम 10th लेवल पर हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो अमीटर और वोल्ट मीटर हमको दिए होंगे वो बहुत ही ऐसे दे रखे होंगे जिनका रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, जिनमें से पूरा का पूरा करंट पास हो जाएगा, वो करंट को रोकेंगे ही नहीं अपने अंदर, बस मेजर करके बता देंगे हाँ भाई इतना है बस, ठीक है। तो बाकी फर्दर क्लासेस में आप लोग ये पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एमीटर जो है वो भी थोड़ा बहुत करंट जो है वो रोकता है, वोल्ट मीटर जो है वो भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अभी नहीं, 10th में कुछ नहीं करना। तो कई बार कई क्वेश्चंस में ना एक दो लाइन वो लिख कर दे देंगे कि वेयर द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर आर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस, वेयर द कनेक्टिंग वायर्स आर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस। तो ये सुनकर, ये पढ़कर घबराने की जरूरत नहीं है यार। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अगर सचमुच में रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, तो वो सचमुच का रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं कभी कि वायर का रेजिस्टेंस इतना हो गया, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस इतना है, एमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, वोल्ट मीटर का इतना है, तो वो 10th लेवल पर नहीं है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उतना टफ नहीं आएगा। चलिए अब इसमें पहले तो मेरे को रीडिंग बतानी है एमीटर की। एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है, पूरे सर्किट का करंट निकाल दो, एमीटर की रीडिंग आ जाएगी। पूरे सर्किट का करंट कैसे निकालोगे भाई, 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो आप ये कहेंगे रिजल्टेंट या ओवरऑल
resistance resultant or overall resistance of the circuit R is equal to R1 plus R2 plus R3. R is equal to R1 plus R2 plus R3. तो भाई R कितना हो गया? 5 plus 8 plus 12. 5 plus 8 plus 12. 5 plus 8 13. 13 plus 12 is 25 ओम. तो हमारा जो रेसिस्टेंस ओवरऑल आ गया वो 25 ओम आ गया. उसके बाद देखिएगा बाई ओम्स लॉ V is equal to IR. It implies that I is equal to V upon R. हाँ जी, V कितना है 6 और R कितना है 25. या तो 6 upon 25 छोड़ दो या सिंप्लीफाई करोगे तो कर लो. 25 मतलब 25 जीरो सा 0. पॉइंट लगाकर 0 आया 60 बन गया. 25 2 सा 50. 60 minus 50 is 10. 10 से आगे 0 लगाया 100 हो गया. 25 4 सा 100. तो करंट कितना हो गया 0.24 एम्पियर. लिखिएगा सिंस एमीटर इज ऑलवेज connected, since emitter is always connected in series, so सर अगर क्वेश्चन ऐसे 3-4 नंबर का है तो सर्किट बनाने पूछा ना पूछा तो बनाया है एक बार. हाँ बना ही देना. बनाने से खुद को भी क्लैरिटी हो जाती है. कई बार क्या है कि सर्किट अपने बनाया नहीं, गलती हो गई तो बना ही लेना. सो रीडिंग ऑफ द एमीटर ये कितना हो जाएगा 0.24 एम्पियर. ठीक है. अब इसके बाद ये मिटा रहा हूँ जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज ड्रॉप भी कह देते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज ड्रॉप कि इसमें इतना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, इतना वोल्टेज यहाँ पर गिर रहा है, इतना ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. तो मैं ये कहूँगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप across the voltage drop across the 12 ohm resistor is equal to by Ohm's law. भाई इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको क्या करेंगे, करंट तो आई जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो I इंटू R3, आई आर ही तो होता है वोल्टेज, तो I इंटू R3. अब I कितना निकाला 0.24 और R3 कितना है 12, तो 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 28, तो 2.88 वोल्ट, 2.88 वोल्ट. ठीक है. तो दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट. सो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 2.88 वोल्ट. रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 2.88 वोल्ट. ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बता दें, समझ गए यहाँ तक? यस सर. ठीक है. पेज नंबर 20 पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है. आप आ जाइए पेज नंबर 21 पर. 21 पर है कैलकुलेट द, अगला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when two resistances of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. When two resistances of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4. दो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं 3 ओम और 6 ओम का, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ. अच्छा, अब मैंने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए ए, एक पॉइंट ले लो बी, ए और बी, ये हो गया.
3 ओम, इसको बोल दो रेसिस्टेंस R1, 6 ओम इस रेसिस्टेंस को बोल दो R2। तो 3 ओम और 6 ओम, अब ये दोनों के दोनों रेसिस्टेंसेज जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। दोनों रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R will be calculated as R will be calculated as 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. ये होता है पैरेलल में अगर रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो 1 upon R is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6, तो 1 upon R is equal to 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 सा 6, 2 1 सा 2 और यहाँ पर 1 upon R is equal to 3 upon 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो 1 upon R is equal to 1 upon 2 आ गया। याद रखिएगा जल्दबाजी में बच्चों से ये गलती हो जाती है, वो सीधा 1 upon 2 ओम लिख कर आ जाते हैं। वो 1 अपॉन R की वैल्यू आई है, मुझे R निकालना है, तो अभी मुझे दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद में रेसिप्रोकल लेंगे। दूसरा, अगर किसी के दिमाग में बिल्कुल बचकानी चीज़ कोई आ रही हो तो भी मैं बता देता हूँ कि अगर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है तो ये मत सोच लेना कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख दो ना सीधा सीधा, नहीं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पूरा एक कॉमन न्यूमरेटर और एक कॉमन डिनोमिनेटर जब तक नहीं आ जाता तब तक सिंप्लीफाई करना है। तो एक न्यूमरेटर आ गया 1, एक डिनोमिनेटर आ गया 2, अब रेसिप्रोकल कर दो तो R विल बी इक्वल टू 2 ओम, R विल बी इक्वल टू 2 ओम। अब एक चीज़ तो ये आपको समझनी है कि कभी भी जब आप 1 अपॉन R कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपको रेसिप्रोकल जरूर करना है, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है, नंबर कट जाएगा नहीं, ठीक। दूसरी चीज़, पैरेलल कनेक्शन का मतलब पैरेलल लाइंस से नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे पैरेलल लाइंस और उसमें बीच में ये जिगजैग पाथ आपको दिखाई दे जाएगा कि अच्छा दोनों के दोनों मेरे को पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो पैरेलल में है, नहीं। पैरेलल का सीधा सीधा मतलब ये है, सीरीज़ का मतलब ये है कि एक के पीछे एक अगर रेसिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं लाइक लड़ी की तरह अगर लग रहे हैं। और इसी तरीके से आपने ये कहा कि अगर मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ तो पैरेलल में रेसिस्टेंसेस का एक हो, 2 हो, 3 हो या 100 रेसिस्टेंसेस हो, जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं उनका अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है ना तब मैं उसको बोलूँगा कि वो पैरेलल में है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो, तब भी आप ये कहेंगे कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है A और एंडिंग पॉइंट ये है B, तो ये आपका पैरेलल में होगा। इसी क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे ट्रायंगल बना कर देते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं ट्रायंगल मिलेगा, कहीं रोम्बस मिलेगा, कहीं पेंटागन मिलेगा, तो आपने ऐसे और वो आपसे पूछें कि भाई इधर पॉइंट P है और इधर पॉइंट Q है, आप P और Q के बीच में रेसिस्टेंस बताएं कैसे निकलेगा, तो हम ये कहेंगे भाई P और Q स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ P से Q तक अगर मैं जा रहा हूँ तो P से Q तक जाने में एक रेसिस्टेंस पड़ रहा है रास्ते में, R1 बोल दो इसको, और इधर P से Q तक जाने में 2 रेसिस्टेंसेस पड़ रहे हैं, यानी कि एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करके सिंगल रेसिस्टेंस बना दो। अगर ये R2 है और ये R3 है तो इन दोनों R3 है तो इन दोनों को, क्योंकि ये एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं तो ये सीरीज में है, तो इन दोनों को आप ऐड करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दें क्योंकि सीरीज में। उसके बाद हमारे पास जो इसका दूसरा, मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा कि वो ये ऐसे बन जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ,
और ये क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल है, ये बताने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पर आप ये कहेंगे यहाँ कोई नहीं है, पैरेलल में है नहीं, पैरेलल लाइन नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं, सीरीज। ये देख यहाँ से शुरू हुआ, इधर 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 एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, सब सीरीज है, जोड़ दे सबको, हो गया काम। ठीक है, ये काम मत करना। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो R2 जो है, R2 और R3, P और Q के बीच में R2 और R3 एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों सीरीज में हैं। तो इधर लिखा आपने P, इधर लिखा आपने Q, और एक रेजिस्टेंस ऐसे बना दिया, चाहे सीधी लाइन बनाओ चाहे कर्व लाइन बनाओ, कैसे भी बना दो, ये हो गया R2 प्लस R3। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये यहाँ पर P और Q के बीच में है ही, R1। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, P और Q के बीच में R2 प्लस R3 भी, P और Q के बीच में R1 भी, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे। फिर कैसे करोगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है तो आपको रेसिस्टेंसेस जो हैं, रेसिस्टेंसेस की शेप पर मत चले जाना, वायर्स की शेप पर मत चले जाना। यार पैरेलल लाइन दिखाई नहीं दे रही, पैरेलल में है ही नहीं, ये मत सोच लेना। आपको ये देखना है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, कितने भी रेसिस्टेंसेस का, तो सारे पैरेलल में है। और अगर जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जिस पॉइंट पर मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, उसके बीच में जितने रेसिस्टेंसेस आते चले जाएँ, सबको ऐड कर दो। ठीक है, वो सीरीज होता है। चलिए जी, तो ये पैरेलल का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट डायग्राम दे रखा है फिगर में। ये नीचे जो बैटरी दे रखी है, ये 6 वोल्ट की दे रखी है बैटरी। ठीक है, और इधर है ये 7.2 ओम। इस रेसिस्टेंस को बोला R1, इस वाले रेसिस्टेंस को बोला R2, ये है 8 ओम का, और इस वाले रेसिस्टेंस को बोला R3, ये है 12 ओम का। ठीक है, अब देखिएगा, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए अब देखिएगा क्या समझ में आता है यहाँ पर कि भाई R2 और R3 ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि R2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, R3 का भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो दोनों पैरेलल में है। तो हम ये कहेंगे हियर R2 and R3 are in parallel। ये दोनों के दोनों पैरेलल में। सो R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसको R23 बोल दो। ठीक है, R2 और R3 का जो कंबाइंड या टोटल या ओवरऑल रेजिस्टेंस बनेगा उसको R23 बोल दो। तो 1/R23 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ये लिखने का तरीका आपकी मर्जी है, आप उसको R डैश लिख दो, R डबल डैश लिख दो, आपकी मर्जी है। 1/R2 प्लस 1/R3।
1/R23 कितना हो गया? R2 कितना है अभी 8 ओम और R3 है 12 ओम। 1/8 प्लस 1/12 1/R23 8 और 12 का एलसीएम 24 8 3 जा 24 3 1 जा 3 12 2 जा 24 2 1 जा 2 1/R23 is equal to 5/24. It implies that R23 is equal to 24 upon 5. 5 4s are 20 and 5 8s are 40. R23 is equal to 4.8 ohm. यहाँ लिखें इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट इसी सर्किट डायग्राम का जो ओरिजिनल सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसका अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा? ये जो दोनों थे ना R2 और R3, इनका कॉम्बिनेशन करके मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया R23। तो ये अब ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, इनकी जगह एक रेजिस्टेंस दिखाइए R23। ठीक, तो कैसे करेंगे? ये तो हो गया R1 कितना है? 7.2 ओम। और इन दोनों की जगह अब सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, उसको हमने बोल दिया R23 4.8 ओम। बैटरी दे रखी थी 6 वोल्ट की। ठीक है, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो R1 है और R23 है, ये दोनों के दोनों, अब ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज में दिख रहा है, एक के पीछे एक जुड़े हुए, तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहे थे कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप ये मेंशन करेंगे now R1 and R23 are in series, so total resistance यानी कि वो तो दिखाना है। Total resistance of the circuit R is equal to R1 plus R23। R1 कितना है 7.2 और R23 कितना है 4.8। दोनों को ऐड करिए कितना हो गया 12 ओम। तो ये तो पूरा का पूरा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। By Ohm's law, V is equal to IR। तो भाई मेरे पास पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 12 ओम है। करंट निकाल लें, I निकाल लें। V is equal to IR। It implies that I is equal to V upon R। I is equal to V कितना दे रखा है 6 और R कितना है 12। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 1/2 मतलब 0.5 एम्पीयर। 1/2 भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें तो बोल रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो मैं ये जानता हूँ कि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा ना, इधर भी आई जाएगा और इधर भी आई जाएगा। तो इसके अक्रॉस मेरे को सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालना है। उस वोल्टेज को क्या बोलो V1 बोल दो। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा I इंटू R1। ठीक है, तो थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो उसको V1 बोल दिया हमने, I इंटू R1। I इंटू R1, I है 0.5 और R1 कितना है 7.2। 0.5 मतलब हाफ के मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 से तो 3.6 बन जाएगा, 3.6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा नोट कर रहे हैं ना आप लोग, नोट कर रहे हैं ना साथ साथ। तो एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पर पता है क्या दिक्कत है कि यहाँ पर जो ये सर्किट डायग्राम है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसमें कुछ और बताना चाह रहा हूँ भाई। इसमें अगर इन्होंने करंट पूछा तो हमने बता दिया कि R1 और R23 ये दोनों तो सीरीज में है। अब मान लीजिए वो आपसे करंट पूछ लेते हैं, वो कहते हैं भाई R2 में बताओ करंट कितना है, तो मैं ये कहूँगा कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है, ये सीरीज़ में तो नहीं रहा, ये तो यहाँ पर आकर स्प्लिट हो गया, पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, हम ये कहेंगे कि करंट जो है वो R23 में भी करंट इतना ही जाएगा I, और जो R23 है ना वो एक सिंगल रेसिस्टेंस नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है, दो रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो इसमें नोट करेंगे कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट, मैं बता रहा हूँ फिर इसे टोटल वोल्टेज से माइनस कर देंगे क्या? नहीं, हाँ वोल्टेज तो ऐसे ही निकालेंगे, वोल्टेज तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखिएगा इफ़ वी विश टू कैलकुलेट, if we wish to calculate current across 8 ohm and 12 ohm resistors, then we underline करो। तो देखिएगा करंट जो ये R23 वाला है, इस पूरे में भी करंट तो हमारा इतना ही जाएगा 0.5 एम्पीयर। सर्किट डायग्राम ओरिजिनल वाला दोबारा बना रहा हूँ। इसमें भी करंट आई। अब जो ये वाला है R2 8 ओम, ये है R3 12 ओम, ऐसे ही था ना, ऊपर नीचे, ऊपर 8 और नीचे 12, हाँ यही था। जब तक कहीं पर किसी तरीके का डिवीज़न नहीं होता है तब तक जो है हम ये कहते हैं कि एक के पीछे एक ये सीरीज़ ही चलती आ रही है। सीरीज़ है 7.2, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से करंट निकला I, फिर इधर भी गया I, यहाँ पर भी I, और इस ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, यानी कि पूरा जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट I जाएगा, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट तक। यहाँ आते ही इस करंट को नज़र आता है कि अरे ये तो स्प्लिट हो गए, दो अलग अलग वायर्स में स्प्लिट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो करंट है वो चला जाएगा I2, और यहाँ करंट मैंने मान लिया जब R3 में जा रहा है तो I3, R2 में जा रहा है तो R2 I2, R2 में I2, R3 में I3। तो हमने ये कहा कि ये जो I है ना, यही स्प्लिट हो गया I2 और I3 में। इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा। अब इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कितनी होगी? वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट थी। ये और ये दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हुए थे, तो इसमें वोल्टेज जा रही थी 3.6 वोल्ट, तो इसमें कितनी जाएगी 6 माइनस 3.6 वोल्ट। समझ गए? ठीक है? नहीं, देखिए हम ये कहेंगे एज पर द इक्विवेलेंट सर्किट, एज पर द इक्विवेलेंट सर्किट voltage in
R23 वाले में वोल्टेज कितनी चली जाएगी? 6 में से R1 वाली वोल्टेज ड्रॉप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 3.6 को सब्ट्रैक्ट कर दो। होता क्या है कि जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ में करंट ही तो सेम रहता है ना, वोल्टेज तो डिवाइड होती है। तो वोल्टेज अगर इसमें 3.6 गई तो बची कुछ वोल्टेज इसमें चली जाएगी। तो बची कितनी? 6 माइनस 3.6, 6 माइनस 3.6 इज 2.4। तो इसमें चली गई कितनी? 2.4 वोल्ट। ठीक है। और ये जो R23 है, इस R23 ने अपना असली चेहरा दिखाया। असली चेहरा इसका ये था, इसने ऐसे खुलकर दिखा दिया। वोल्टेज ने कहा भाई खुल जा कितना भी, मेरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहती है। तो इसने ये कहा कि ठीक है, यहाँ पर भी 2.4 वोल्ट रहेगी और इसमें भी 2.4 वोल्ट रहेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। जब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो फिर मैंने कहा अच्छा वोल्टेज मिल गया और रेजिस्टेंस दे ही रखा है, निकाल लो करंट। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, करंट निकाल लो। करंट डिफरेंट है पता है मुझे, इसी वजह से हम करंट निकालते हैं। तो लिखिएगा बाई ओम्स लॉ by Ohm's law I2 is equal to 2.4 upon R2 या V2 बोल दो इसको। V2 कितना है? 2.4 और R2 कितना है? 8। कितना आ गया? 0.3 एम्पियर। नजर रखना दोनों करंट्स की वैल्यू पर। अब I3 की बात करते हैं, तो I3 क्या हो जाएगा? V3 अपॉन R3 भाई V3 भी वही है 2.4, R3 कितना 12 है, 0.2 हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। ठीक है, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, सही है, सही कर रहे हैं ना? कैसे पता चला? क्योंकि करंट जो है, करंट ये जो I है यही तो स्प्लिट हुआ था I2 और I3 में। ठीक है, और दोनों का टोटल करके देख लो, 0.3 प्लस 0.2 कितना आ रहा है? इस 0.5 के ही बराबर आ रहा है। समझ गए? ठीक है, तो इस तरीके से इसके और भी क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग भी देख लीजिए, चाहे यूलाइट उठा लो, टुगेदर उठा लो, अब तो मार्केट में सारी आ चुकी हैं, सैम्पल पेपर वगैरह सब हैं, उठा लीजिए जहाँ से जो डाउट आए। और मैं ये नहीं कहता कि आज ही पूछ लो या कल पूछ लो, आप अगले 5 दिन 6 दिन 7 दिन करो प्रैक्टिस, कोई भी डाउट आता है बीच में पूछते रहिए। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करते हैं। अच्छा, कल का शायद मैं आपको बता चुका था, कल मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो कल का मैं ऑफ रखूँगा, परसों रखूँगा क्लास। ठीक है, और परसों मोस्ट प्रोबेबली टाइम ना यही रहेगा, आपका 8 बजे का ही टाइम है। और शायद उसके अगले हफ्ते भी ऐसा हो सकता है कि बीच में मुझे किसी एक दिन जाना पड़े, तो फिर संडे को, वो थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क है, संडे को ऑफिस बंद रहता है, तो मुझे मतलब ज़बरदस्ती छुट्टी बीच में ही लेनी पड़ेगी।